हेलो प्यारे साथियों, आइए आपका भरपूर स्वागत है आपके नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। मैं विशाल विक्रम सिंह आप सभी का अभिवादन करता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं कि भारत का एक पड़ोसी मुल्क जो आग की लपटों में, हिंसा की लपटों में जल रहा है। तख्ता पलट हो चुका है बांग्लादेश में और वहां पर अब शुरू होने जा रहा है सैन्य शासन। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, जनता के कल्याण के लिए और कल्याणपरक राज्य के लिए सैन्य शासन अभी तक की स्थितियों में बेहतर नहीं रहा है। भारत को एक बार और सोचने की जरूरत पड़ रही है कि अब क्या होगा। बॉर्डर पर गश्ती बढ़ा दी गई है, फोर्स बढ़ा दी गई है, ट्रेनों का आवागमन बाधित हो गया है और उसे रोक भी दिया गया है। निरंतर गृह मंत्री और विदेश मंत्री की निरंतर बैठकें चल रही हैं। इन सभी बातों के पीछे की वजह, पीछे का कारण आज हम सब कुछ जानने वाले हैं और यह भी जानेंगे कि आखिर वो क्या हुआ कि बांग्लादेश में ये स्थिति आ गई। अभी 21 जून को हमारे यहां समझौता करने आई तीस्ता नदी जल प्रबंधन पर शेख हसीना, पीएम ऑफ बांग्लादेश। उसके पहले उन्होंने G20 में भी शिरकत की और साथ ही साथ हमने ये देखा कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत सम्मान में, कहने का मतलब है शपथ ग्रहण सम्मान में, इन सभी राष्ट्रों को, अपने जितने पड़ोसी हैं उनको निमंत्रण दिया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। आखिर हुआ ऐसा क्या कि निरंतर ये तख्ता पलट की स्थिति 5 अगस्त को दिखाई देती है और एक प्रधानमंत्री जो 2009 से निरंतर प्रधानमंत्री के पद पर अपने दावेदारी रखती थी, जनता के कल्याण की, विकास के नए मुहिम की, नए आयाम को निरंतर गढ़ती आ रही थी। भारत के अच्छे मित्र के रूप में बांग्लादेश और शेख हसीना रहीं। आखिर उनको अपना देश क्यों छोड़ना पड़ा, इन सब पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बांग्लादेश का इतिहास क्या रहा, बांग्लादेश का भूगोल क्या रहा, उसके राजनीतिक परिदृश्य, ताने बाने में ऐसा क्या हुआ और उसके आर्थिक ढांचे में ऐसे क्या फेरबदल हुए, कौन सी मांगे रहीं कि विद्रोह की आग में झुलसता हुआ ये बांग्लादेश आज हमको दिखाई दे रहा है। वैसे भी हमारे पड़ोसी कम ही हैं और पड़ोसियों में भी कहा गया है कि पड़ोसी कभी बदले नहीं जा सकते। अर्थात इस पड़ोसी की ये हालत देख करके आज हम भी आहत हैं। आज हर भारतीय उस मनुष्यता के लिए आहत है, उसके आंखों में आंसू है प्यारे मित्रों, जो अपने पड़ोसी को अच्छे नौनिहाल, अच्छे भविष्य, अच्छे विकास की राह पर चलते हुए देखना चाहता है। भारत अपना हमदर्दी दिखा रहा है। हमदर्दी इस बात की कि वहां पर हिंसा न हो, हमदर्दी इस बात की कि वहां पर फिर से लोकतंत्र बहाल हो, हमदर्दी इस बात की कि अपने ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि बांग्लादेश फिर से अपनी राह पर चला आए, किसी दूसरे राह पर न जाए। आइए इन्हीं बातों के साथ इस सेशन का हम शुभारंभ करते हैं। देखते हैं कि क्या हुआ बांग्लादेश में। तो ये जो आग में झुलसता हुआ स्टूडेंट लीग की अपनी मांग रही, ठीक है। ये सब कुछ जो आपने देखा कि मुजीबुर रहमान, जो जैसे आपने बापू गांधी हैं अपने यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, राष्ट्रपिता के रूप में, तो मुजीबुर रहमान साहब को भी, जो शेख हसीना के पिताजी हैं, उनका भी नाम है। तो उनके पोस्टरों को, उनकी मूर्तियों को खंडित किया गया। पीएम आवास में घुस करके लोगों ने काफी आगजनी की, चौराहों पर काफी पुलिस वाले मारे गए। ये बातें क्यों उठी, ऐसा क्या मुद्दा रहा? आइए शुरुआत यहीं से करते हैं प्यारे मित्रों कि एक तरफ जब भारत की आजादी मिली, जब भारत को आजादी मिल रही थी, तो भारत की आजादी के साथ साथ हमको 14 अगस्त 47 में बनता हुआ पाकिस्तान दिखाई दिया, जो हमारे पश्चिमी क्षेत्र में है, पश्चिमी भाग में आपको यह दिखाई दे रहा होगा। किंतु हमारे पूर्वी क्षेत्र में भी पूर्वी पाकिस्तान की एक षड्यंत्र के तहत लॉर्ड माउंटबेटन, जैसा कि आप जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहां से गई, बीज बो दिया। उसी बीज का प्रतिफल रहा कि बांग्लादेश, जिसको पाकिस्तान अपना ही एक अभिन्न अंग मानता रहा, अर्थात ये बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान 1971 बना रहा, 16 दिसंबर 1971 को एक नए आयाम के रूप में, नए नाम के साथ उठ खड़ा हुआ, अपने आन बान और शान के साथ, जिसे बांग्लादेश नाम दिया गया 16 दिसंबर 1971। प्यारे मित्रों, ये वही अपना भारत के दोनों क्षेत्र हैं, दोनों भाग हैं, चाहे हम पाकिस्तान के रूप में आज देख रहे हैं और चाहे इधर बांग्लादेश के रूप में देख रहे हैं। मामला क्या था? मामला यह था कि यहां पर भी जो बांग्लादेश है वर्तमान का, जो भारत के अधिकतम
सीमाओं से साझा करता हुआ, चारों तरफ से घिरा हुआ भारत के साथ ही, उसमें अगर हम लोग ये देखें तो यहां उर्दू भाषी भी थे, यहां बांग्ला भाषी भी थे और बांग्ला भाषियों की तादाद ज्यादा थी। तो इनके कंडीशन में हम लोग ये देखें कि आगे के चल करके इनमें कुछ ना कुछ मत भिन्नता दिखाई दी। इन्हीं मतांतरों के चलते आगे की तरफ शेख मुजीबुर रहमान साहब ने एक नई संरचना रची और नई संरचना रचने के बाद उन्होंने भारत के साथ, भारत ने उनको सपोर्ट किया। भारत को सपोर्ट इसलिए किया कि आगे चल करके वो बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर सके। उन्होंने मुक्ति मोर्चा बनाया, मुक्ति वाहिनी बनाया और मुक्ति वाहिनी में उसको सब कुछ ट्रेनिंग देने से लेकर के सैन्य नियंत्रण से लेकर के सैन्य प्रशिक्षण तक भारत ने उसको सपोर्ट किया, जिससे एक नया बांग्लादेश उठ खड़ा हुआ। इन्हीं सपोर्ट के चलते भारत के बांग्लादेश को पाकिस्तान ने भी जंग छेड़ दी और उस जंग को आप जानते हैं 1971। लेकिन अंततोगत्वा भारत के सपोर्ट से पाकिस्तान की आर्मी को ढाका में सरेंडर करना पड़ा। और एक सबसे बड़ा फैक्ट है कि विश्व स्तर पर अगर कोई भी सेना इतनी बड़ी तादाद में आत्मसमर्पण करने वाली रही अभी तक, तो पाकिस्तान की आर्मी रही जिसने ढाका में सरेंडर बोला। आइए इन्हीं बातों में हम लोग देखें कि शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु कहा गया, बंगबंधु के नाम से जाना गया। 1971 में जब इन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो चुनाव लड़े और चुनाव में उन्होंने कहीं से भी इतना विरोध झेलना पड़ा। जीत तो गए लेकिन पीएम नहीं बन सके, पीएम नहीं बने। लेकिन उन्हें आज भी वहां के महात्मा गांधी के रूप में हम लोग जानते हैं, शेख मुजीबुर रहमान साहब को, जिन्हें बंगबंधु कहा गया, वहां का राष्ट्रपिता कहा गया। इस तरीके से 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान बना। एक सबसे बड़ी बात ट्रेजेडी ये हो गई कि 15 अगस्त 1975 का वो दिन था जहां पर इनके घर पे हमला होता है मुजीबुर रहमान साहब के। इनके 3 बेटे और इनको पूरे परिवार को समाप्त कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। किंतु शेख हसीना साहब कैसे बची, मन में प्रश्न आ रहा होगा। वो यहाँ पे थे ही नहीं, वो अपने घर में नहीं थी। वो और उनकी बहन, ये दोनों लोग बाहर थे। इनकी वापसी होती है 6 साल बाद 1981 में अपने वतन वापस आती हैं और वहीं से एक नई मुहिम शुरू होती है। नई मुहिम क्या शुरू होती है? लोकतंत्र की। अगर इस समय से पहले देखा जाए तो इस समय से पहले यहां पर सैन्य शासन था, सैन्य शासन था प्यारे मित्रों। और सैन्य शासन में आप ये देख रहे हैं कि 71 के बाद जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल हुसैन और मोहम्मद इरशाद के हाथों में चीजें थी। इस समय लोकतंत्र का बीज बोलने का काम कर रही थी 2 बड़ी लेडी, और 2 बड़ी लेडियों में खालिदा जिया का नाम आता है, खालिदा जिया और शेख हसीना। अब अगर हम लोग इनकी बात करें, शेख हसीना साहब की और खालिदा जिया की, तो इन दोनों ने लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़ाई लड़ी। और लड़ाई लड़ने के बाद एक समय ऐसा आया जब खालिदा जिया और शेख हसीना साहब, ये दोनों लोगों ने, ठीक है, इस पर काम किया। लेकिन अंततोगत्वा खालिदा जिया पीएम बनी। और पीएम कब बनी? 1991 से 96 तक। ये पूरी की पूरी कहानी ये है कि बांग्लादेश, आखिर बांग्लादेश में क्या हुआ जिससे ये चीजें सामने आ रही हैं। अब खालिदा जिया जब बांग्लादेश की पीएम बनती हैं, उनकी अपनी पार्टी रही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ये उनका स्वागत समारोह हो रहा है। 71 से 96 का ये दौर चलता रहा। अब आगे की बात हम करें, जो हमारे पास आवामी लीग पार्टी रही शेख हसीना साहब की, उनके लिए वो चुनाव आगे लड़ती है 1996 में। और इस चुनाव में शेख हसीना ने खालिदा जिया को मात दी। मात देने के बावजूद भी अपने पिता की तरीके से शेख हसीना का इतना विरोध हुआ कि वो पीएम पद की दावेदारी, अर्थात पीएम पद नहीं स्वीकार पाई, वो पीएम नहीं बन पाई। फिर क्या होता है, इसके चलते उन्होंने आगे चलकर 2009 में पीएम पद ग्रहण किया। और तब से आज तक, वर्तमान 2024 तक, 5 अगस्त तक, वह बांग्लादेश की, अभी तक की आई हुई खबरों में देखा गया कि वह पीएम ऑफ बांग्लादेश बनी रही। यह पूरी की पूरी कहानी थी वो 2 लेडियों की जिन्होंने आगे बांग्लादेश को बढ़ाया। आवामी लीग थी और दूसरी ओर थी आपकी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसके हेड थी खालिदा जिया। ये उनके पति के साथ उनकी फोटो है, बाकी चीजें इधर रही।
आगे की कहानी अगर देखें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आई कि भारत और बांग्लादेश के संबंध भी बहुत अच्छे रहे। अभी हाल फिलहाल का हम दौर बताएं, हाल फिलहाल में 10 बड़े मुद्दों पर अभी 21 जून को शेख हसीना साहब भारत आई। उसमें से ब्लू इकोनॉमी से लेकर के स्वास्थ्य, शिक्षा, बाकी वाटर पॉलिसी को लेकर के, काफी इंफ्रा को लेकर के, आर्थिक संबंधों पर मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी से बातचीत हुई, सारे समझौतों पर सिग्नेचर हुआ। किंतु ऐसा क्या घटना घटी, तीस्ता नदी जल प्रबंधन सबसे इंपॉर्टेंट था, आप देख रहे हो। जब पीएम ने अपने भी स्वागत समारोह में, शपथ ग्रहण समारोह में सभी राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया, जिसमें शेख हसीना साहब भारत आई। इतने बातों के बावजूद भी आखिर वो क्या हुआ कि धधक उठा हिंसा की आग में बांग्लादेश। आइए अब उस मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं। आरक्षण का कोटा हो या वर्तमान की परिस्थितियां हो, यह आरक्षण का कोटा आया कहां से, आरक्षण का कोटा आया कहां से प्यारे मित्रों। तो हम लोग इन आरक्षण के कोटे को अगर हम लोग देखें तो इसमें दो चीजें आती हैं, यह भी कहीं ना कहीं इतिहास का ही मामला है। ये कोटा या आरक्षण क्या था, कोटा या आरक्षण क्या था? तो कोटा या आरक्षण की बात अगर इस रूप में देखी जाए, समझी जाए, तो हम लोग ये जान सकते हैं इसके दो पार्ट हो जाते हैं। क्या पार्ट हो जाते हैं कि अगर हम लोग देखें कि जब बांग्लादेश आजाद हो रहा था, तो उसमें दो विंग थे तब बांग्लादेश में। एक तो मुक्ति वाहिनी वाला, मुक्ति वाहिनी, और मुक्ति वाहिनी के साथ साथ वे लोग थे जो लड़ाई लड़ रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे। और ये स्वतंत्रता सेनानी कहे, इनके लिए बात की सरकार ने कहा कि भाई तुमको भी नवाजा जाए, तुमको भी पुरस्कृत किया जाए, तो इनको 30% का आरक्षण दे दिया गया। ठीक है, सरकारी जॉब में, बाकी सारी चीजों में, तो इनको 30% का आरक्षण दिया गया। इस बात को समझ लेना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, हम यहां आरक्षण को आपको समझा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि आरक्षण या कोटा जिससे यहां का स्टूडेंट बहुत ही गुस्साया हुआ प्रतीत हो रहा है, उस आरक्षण में क्या क्या चीजें शामिल थी। सबसे पहले तो ये सेनानी थे जिनको 30% आरक्षण दिया गया, जिन्होंने बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ी 1971 वाली, आज तक देते आए। साथ ही साथ अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो एक तो वे लोग थे जो इसमें चुप रहे, और या फिर इन्होंने पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट किया, पाकिस्तान आर्मी को उस समय सपोर्ट किया, सहायता की। तो अर्थात बांग्लादेश में दो तरीके के श्रृंखलाएं बढ़ गई, दो तरीके के समुदाय हो गए, एक मुक्ति वाहिनी और स्वतंत्रता सेनानी जो मुजीबुर रहमान साहब के साथ में थे। तो उनको तो नवाजा गया यहां पे कोटा सिस्टम में 30% आरक्षण देकर के। साथ ही साथ वे लोग थे जो आज चुप रहे थे, इनको तथाकथित रूप में रजाकार कहा गया। क्या कहा गया प्यारे मित्रों? रजाकार कहा गया। अब रजाकार का मतलब ही होता है वॉलंटियर्स। क्या होता है? वॉलंटियर्स एक हिसाब से। किंतु आगे की तरफ चीजें बदली तो इनको भाई रजाकार के हिसाब से आगे कुछ और भी नामों से इनको नवाजा गया। बहरहाल ये चुप रहे। इनमें बहुत सारे लोग बांग्ला भाषी ही थे, लेकिन कुछ लोग उर्दू भाषी भी थे। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये दोनों लोगों के लिए रही। आगे ये चीजें ऐसे पड़ी रही, दो विंग बने रहे। आगे देखिए इस कोटे में और लोग क्या शामिल किए गए, ये तो तब की बात थी। अब कोटे में 30% के अलावा महिलाओं को 10%, ये तो सेनानी थे, ये स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके पुत्र पौत्र थे। महिलाओं की बात कर दी गई 10% की आरक्षण की बात, महिला 10% आरक्षण, ये कुल मिलाकर के हो गया 40%। अभी इतने से काम बनने वाला नहीं था, 10% आरक्षण दिया गया। जैसे अपने यहाँ ओबीसी कोटा होता है, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ों को 10% दिया गया, ये तो पिछड़ा को दे दिया गया। बांग्लादेशियों में रहने वाले कुछ लोगों को 5% का अलग से आरक्षण दिया गया, अलग से स्पेशल आरक्षण की बात की गई, तो ये 5% आरक्षण और मिला। इस 5% के साथ साथ ये आरक्षण बढ़ करके हो गया प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों,
कि ये पहुंच गया 45 के करीब करीब। अब अगर 55 के करीब करीब 1% इन्होंने डिसेबल को दे दिया गया, विकलांगता को दे दिया गया, तो ये अब 56% ये विकलांगों को दे दिया गया, विकलांग कोटे में चला गया। तो स्वतंत्रता सेनानी जो मुक्ति वाहिनी वाले थे, मुजीबुर रहमान साहब वाले, महिलाओं को, पिछड़ा वर्ग को और 5% स्पेशल बांग्लादेशियों को और विकलांग को 1%। तो ये 56% का आरक्षण ही नासूर बना रहा। 56% के आरक्षण को ही खत्म करने की बात की गई, अर्थात 44% ही बचता है, बाकी जो लोग वहां पे सरकारी जॉब में अपने भविष्य को तलाशते हैं। ये 56 और 44 का मामला, साथ ही साथ इन रजाकारों की जो स्थिति थी, ये सब कुछ कहीं ना कहीं सुलगती हुई आग में घी का काम कर रही थी। क्या काम कर रही थी? इन्हीं आरक्षण के मुद्दे को उठाया गया। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि 2018 की बात करें, 2018 में जब लोग कोर्ट पहुंचे तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई इस पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ये तो मिलना ही चाहिए। मिलने के बाद में भाई वो लोग वापस आ गए। फिर आगे की चीजें बढ़ती रहीं। तो अभी हाल फिलहाल में जब लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया और उन्होंने कहा कि हाँ भाई इसको खत्म करना चाहिए। ठीक उनके निर्णय को, हाई कोर्ट के निर्णय को, अपने ही निर्णय को उन्होंने नामंजूर कर दिया, पलट दिया। अब किसी देश की अगर सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका पर ही जिसका विश्वास होता है, सब कुछ होता है, धुरी होती है एक अर्थव्यवस्था की, एक लोकतंत्र की, तो उसने ही अगर अपने बयान को पलट दिया तो सरकार क्या ही कर सकती है। सारी बातें यहीं पर नहीं खत्म होती हैं, आगे की चर्चा हम जारी रखेंगे। देखिए क्या होता है। अब तख्ता पलट और हिंसा की आग में झुलसता हुआ बांग्लादेश, यहां पर अगर हम देखें तो एक तरफ आपको खालिदा जिया दिख रही होंगी और एक तरफ आपको शेख हसीना, और ये अभी हाल फिलहाल के बनाए गए आर्मी चीफ हैं वकारुल जमा। और इनकी कंडीशन में सारी चीजें कमांड में रही। इन्होंने कहा अभी की स्थिति में कि भाई अगर आप अपनी जान बचाना चाहती तो आप भाग जाएं, ठीक है, हम पूरे देश को कंट्रोल करेंगे, कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों हुआ, आइए इसको भी समझने का प्रयास करते हैं कि ये लोकतंत्र और फौजतंत्र कैसे हुआ कायम, इसको भी हम लोग जानेंगे, समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि घटनाओं पर आइए हम लोग एक बार नजर डालते हैं। आई होप कि आपको ये चीजें जल्दी समझ में आ जाएंगी। 15 जुलाई को झड़पें शुरू हुई, 15 जुलाई को झड़पें शुरू हुई और झड़पों में सभी सरकारी संस्थान बंद कर दिए गए। 16 जुलाई को भयंकर झड़प हुई जिसमें पीएम ने संबोधन दिया कि हत्या की न्यायिक जांच कराई जाए, हत्या की न्यायिक जांच कराई जाए। उसके बाद में 20 जुलाई को राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लगा दिया गया, राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लगा दिया गया। ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि इसके बाद में सर्कुलर जारी करके 23 जुलाई को सरकार कह रही है कि कोटा में हम बदलाव के लिए सोचेंगे। इसलिए हो रहा था प्यारे मित्रों, चूंकि यहां पर भी अब स्टूडेंट के दो गुट हो गए, स्टूडेंट के दो गुट हो गए। और स्टूडेंट के दो गुट में एक तो थे कोटा चाहने वाले, कोटा की इच्छा रखने वाले जो कोटा चाहते थे, एक जो थे जो कोटा नहीं चाहते थे, जो कोटा की इच्छा नहीं रखते थे। जो कोटा चाहते थे वे तो सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे थे। प्यारे मित्रों, ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और कहते हैं, इन्हीं के जाने पर सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला आता है कि आरक्षण को हम समाप्त कर रहे हैं, आरक्षण को या कोटे को हम समाप्त कर रहे हैं। और कोटा समाप्त करने की जैसे ही खबर आती है कि समाप्त हो गया, फिर इनको तो बल्ले बल्ले हो गया, लेकिन ये लोग तो विरोध करेंगे ही करेंगे। एक तो ये बात हो गई। अगर ये दोनों बातें सही थी तो इसके साथ ही साथ इसी समय सरकार ने भी अपना निर्णय ले लिया, सरकार के पास दबाव बनाया गया और सरकार ने कहा हाँ आरक्षण समाप्त कर दिया जाए। सरकार ने आरक्षण कोटे की समाप्ति की बात कही तो इनका तो भाई बल्ले बल्ले हो गया, जो आरक्षण नहीं चाहे, लेकिन ये लोग तो धरने पे जाएंगे। इन लोगों ने धरना देना शुरू कर दिया और सरकार ने भी अभी आकर के कहा कि हाँ आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, आरक्षण या कोटा समाप्त कर दिया जाएगा। बहुत दिन हो गया यह आरक्षण देते हुए उस मुक्ति वाहिनी या स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर। सरकार मजबूर थी क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला था, लेकिन सरकार ने इतनी ही गलती नहीं की उसे मानते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपना निर्णय, जब ये लोग वहां पहुंचे, दूसरा विंग जब पहुंचता है कि भाई हमको चाहिए आरक्षण,
सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला फिर बदल दिया और कह दिया आरक्षण होना चाहिए। अब सरकार ने तो कहा नहीं होना चाहिए, चूंकि आपने पहले कहा था, और अभी फिर सरकार, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया सरकार के निर्णय के बाद कि नहीं आरक्षण रहेगा। इसके अलावा अब क्या हुई मामला कि जो एक पूरा का पूरा जो विद्रोह फैलाने वाले बच्चे हैं, उन्होंने क्या कहा, हिंसा करने वाले लोग, कि भाई सरकार ने 2 गलतियां और कर दी इसी के साथ साथ। वो कौन कौन सी गलतियां थी सरकार की? जमाते इस्लाम स्टूडेंट विंग था। क्या था? जमाते इस्लाम, ये स्टूडेंट विंग है, इसको उन्होंने बैन कर दिया, पूरी तरीके से बैन कर लगा दिया। तो कहीं ना कहीं जैसे अपने यहां पे बीजेपी का और कांग्रेस का अपना अलग अलग दल होता है स्टूडेंट का, तो उसको उन्होंने बैन कर दिया। ये पहली गलती। और दूसरी गलती सरकार ने ये कर दी कि जो स्टूडेंट धरने पर बैठे थे इसको लेकर के कि हमको आरक्षण मिलना चाहिए, उनको भी क्या कहा गया? सरकार ने कहा ये रजाकार हैं, ये रजाकार हैं। तो रजाकार और आरक्षण, रजाकार और आरक्षण, ये 2 शब्दों ने बांग्लादेश को आग के हवाले कर दिया, हिंसा के हवाले कर दिया। ये वही आरक्षण है जो 56% बनाम 44%, रजाकार बनाम आप ये देख रहे हो कोटा। तो इन दोनों मुद्दों ने कहीं ना कहीं बांग्लादेश की स्थिति को, सरकार की ये 2 बड़ी पहलें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानने की स्थिति, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा जहां पर बांग्लादेश जलता हुआ आपको प्रतीत हो रहा है। क्या था मामला कि 2018, अभी हमने जैसा कि बताया कि 2018 में राजशाही यूनिवर्सिटी में छात्रों ने आंदोलन किया। फिर यह आंदोलन ढाका यूनिवर्सिटी डीयू में पहुंच गया, अपने वहां भी डीयू है। बांग्लादेश छात्र लीग को इस आरोप में आरोपी माना गया कि यही इसका मेन मुद्दा था, जो वास्तव में शेख हसीना की पार्टी का ही स्टूडेंट विंग था, बांग्लादेश छात्र लीग। ये 2018 का मामला था। मैं आपको कंक्लूड कर देता हूं सारी चीजें। धरना प्रदर्शन के बाद जब कोर्ट में अपील गई तो हाई कोर्ट का फैसला आया कि आरक्षण जरूरी है। फिलहाल ये बातें पड़ी रही, लेकिन 24 जून 2024, 5 जून की जो स्थिति रही, 5 जून को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कह दिया कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। किंतु बाद में जब दबाव पड़ा तो यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने कहा कि नहीं आरक्षण होना चाहिए। तब तक दबाव में आई शेख हसीना सरकार ने कह दिया था कि आरक्षण हम भी मान रहे हैं कि खत्म होना चाहिए। स्टूडेंट का वो विंग जिसको इन्होंने बैन किया, जमाते इस्लाम, और साथ ही साथ इन्हें जो स्टूडेंट धरने पर बैठे थे, जो आरक्षण का चाहते थे लाभ, उनको इन्होंने रजाकार कह दिया। यही सारी गलतियां थी शेख हसीना सरकार की। एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटी सी गलती पूरे राष्ट्र को, पूरे लोकतंत्र को लहूलुहान कर सकती है। हमें यह भी सीखने को मिलती है। हम ईश्वर से आशा यही करते हैं प्यारे मित्रों कि एक अच्छे पड़ोसी के रूप में हमने बांग्लादेश को नहीं खोना चाहिए। बांग्लादेश में लोकतंत्र फिर से बहाल हो, सारी चीजें अच्छी चले। हमने जैसा कि देखा हाल फिलहाल में काबुल में, अभी आपने अफगानिस्तान में देखा कि किस तरीके से सैन्य शासन में क्या तख्ता पलट हुआ और क्या चीजें रही। इसी तरीके से कोलंबो श्रीलंका में भी आपने देखा, और तीसरा पड़ोसी मुल्क भी इसी आग के लपटों में झुलस रहा है। तो हम कभी अपने पड़ोसी को नहीं खोना चाहते हैं। इसलिए ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सब कुछ अच्छा हो जाए, जल्द ही बांग्लादेश और उसका लोकतंत्र अपने पटरी पर, उसकी जिंदगी वापस हो जाए। इन्हीं बातों के साथ हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सारी गुत्थियां सुलझ गई होंगी कि रजाकार कौन थे, ये कोटा का मुद्दा क्या था, और सुप्रीम कोर्ट और शेख हसीना सरकार की गलतियां क्या थी, उनकी गलतियों से हम क्या सीख सकते हैं और किस तरीके से भारत पर इसके प्रभाव पड़ सकते हैं। आप देखते हैं कि जो बड़े मुद्दों पर सिग्नेचर हुए, जो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत ने कर रखा है बांग्लादेश में अच्छे पड़ोसी के रूप में, वह कहीं ना कहीं बाधित होगा। मानवीय जीवन भी थोड़ी देर के लिए थम सा गया है। वहां पर भी अभी 300 लोगों के मरने की खबर आ रही है। साथ ही साथ ये चीजें आगे भी बढ़ती ही रहेंगी, चूंकि हिंसा की आग में झुलस रहा है, लेकिन जल्द ही पटरी पर जिंदगी लौटे। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।